हेलो दोस्तों, मैं तेजकर्ण शर्मा टीके स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट बेहतरीन टॉपिक है और टॉपिक का नाम है दोस्तों वाकाटक वंश। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने बात की थी जो कलिंग का जो चेदी वंश है, उस चेदी वंश की हम बात कर रहे थे क्योंकि चेदी वंश मौर्योत्तर काल का टॉपिक रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वाकाटक वंश। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके, देखिएगा। देखिए दोस्तों, जो वाकाटक वंश का जो उदय है, ये वाकाटक वंश का उदय कब होता है इसकी हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, जब मौर्योत्तर काल में हमने बात की थी जो सातवान वंश से था, यानी कि दक्षिणी भारत के अंदर जो सातवान वंश का जब पतन होता है और चालुक्य का उदय होता है, यानी कि सातवान वंश के पतन के बाद और चालुक्य वंश के उदय से पहले इस यानी कि सातवान वंश और चालुक्य के मध्य एक एक नया वंश का उदय होता है और वो होता है दोस्तों वाकाटक वंश। ठीक है, देखिएगा, सातवान वंशों के पतन के बाद और चालुक्य के उदय से पहले होता क्या है कि जो मध्य में क्या होता है, यानी कि जो दक्षिण में सबसे जो शक्तिशाली और प्रमुख जो राजवंश होता है दोस्तों, वो होता है आपका वाकाटक वंश होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जो जो सातवान वंश के पतन के बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे इसका पतन हो जाता है और छोटे छोटे राजवंशों की स्थापना यानी कि उदय होता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो राजवंश था दोस्तों, ये वाकाटक वंश था। ठीक है, देखिए, वाकाटक जो वंश है, ये जो दक्षिण में यानी कि दक्षिण में जो दक्कन में सबसे शक्तिशाली और प्रमुख राजवंश रहा, यानी कि जो दक्कन था, यानी कि आपने जो इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा है, दक्कन ट्रेक यानी दक्कन का पठार है। ये जो दक्कन का पठार है, जो हम कह सकते हैं कि जैसे महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है और महाराष्ट्र का उत्तरी भाग है और थोड़ा सा आपका गुजरात में आता है। तो ये दक्कन का जो पठार है, ठीक है, तो दक्कन का पठार यानी कि जो दक्कन वाला जो क्षेत्र है, वहां पर वहां पर क्या होता है, एक राजवंश की स्थापना होती है वाकाटक वंश की। ठीक है, जैसे हम बात करें, देखिएगा, दक्कन के अंदर कौन कौन सा क्षेत्र आता है। एक तो आपका उत्तरी महाराष्ट्र, ठीक है, और एक है विदर्भ। ठीक है, विदर्भ को दोस्तों कहते हैं बरार भी कहते हैं। ठीक है, तो जो विदर्भ वाला जो क्षेत्र है, ये महाराष्ट्र और गुजरात का थोड़ा बहुत हिस्सा इसमें आता है। तो इसको आप ऐसे याद कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, हम आगे बात करते हैं। जो पुराणों के अनुसार, यानी कि जो पुराण है, पुराणों के अनुसार जो वाकाटक वंश का जो संस्थापक है, ये वाकाटक वंश का संस्थापक दोस्तों विंध्य शक्ति होता है। ठीक है, यानी कि वाकाटक वंश का संस्थापक कौन होता है, विंध्य शक्ति, यानी कि इसे वाकाटक वंश की स्थापना करता है विंध्य शक्ति। और ये विंध्य शक्ति था दोस्तों, ये अपने जो राजवंश की जो राजधानी, अपने साम्राज्य की राजधानी विदर्भ यानी कि बरार को रखता है। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आया। देखिएगा, एक बार फिर से सुनिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो वाकाटक वंश की स्थापना है, यानी कि वाकाटक वंश का उदय होता है, यानी कि दक्षिण भारत में जो सातवाहन वंश के पतन के बाद और चालुक्य के उदय के पहले, यानी कि इन दोनों के मध्य होता क्या है कि जो दक्कन का क्षेत्र है, यानी कि जो उत्तरी महाराष्ट्र और बरार वाला विदर्भ, बरार वाला जिस क्षेत्र है, वहां पर एक शक्तिशाली राजवंश की स्थापना होती है और वो होता है वाकाटक वंश। ठीक है, और इस वाकाटक वंश की स्थापना करने वाला एक शासक था और उस शासक का नाम दोस्तों विंध्य शक्ति। ठीक है, और ये विंध्य शक्ति ही अपने राज्य साम्राज्य की राजधानी विदर्भ यानी कि बरार को अपना कैपिटल बनाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको दोस्तों ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, कमेंट सेशन में आपकी कमेंट का और आपके जो कंफ्यूज हो रहे हैं इस टॉपिक में, उस कंफ्यूज को मैं कमेंट के माध्यम से दोस्तों दूर कर सकता हूँ। ठीक है, और साथ ही अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, उसकी लिंक को आप अपने फ्रेंड सर्किल में, लाइब्रेरी ग्रुप, एजुकेशन, कोई सा भी ग्रुप हो, वहां पर से लिंक को शेयर कीजिएगा।
और अपने चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के पश्चात दोस्तों जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एक एक जो वाकाटक वंश के जो शासक है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो विंध्य शक्ति है, इस विंध्य शक्ति के बारे में ही बात करते हैं, ठीक है। देखिएगा, विंध्य शक्ति है, और ये विंध्य शक्ति का जो टाइम पीरियड था, यानी कि कब से लेकर कब तक ये शासन करता है, देखिएगा 255 ईस्वी से लेकर 275 ईस्वी तक ये वाकाटक वंश का राज्य संभालता है, यानी कि शासन करता है। इस विंध्य शक्ति के बारे में और क्या क्या खास बात है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, यानी कि जो विंध्य शक्ति है, ये विंध्य शक्ति है जो जो देखिएगा, इसने सबसे पहले, यानी कि जो विंध्य शक्ति है इसने सबसे पहले पूर्वी मालवा, ठीक है, पूर्वी मालवा पर अपनी शक्ति स्थापित किया, यानी अपनी शक्ति का प्रयोग सबसे पहले उसने पूर्वी मालवा पर करता है, और कहाँ तक, यानी कि जहां तक ये सफल भी हो जाता है, तथा बाद में विंध्य को पार करिए, देखिए इसको को लग करिएगा, विंध्य को पार करके सातवाहनों के प्रदेशों पर भी अधिकार कर लेता है। यानी कि आपको पता है विंध्याचल पर्वतमाला है, और विंध्याचल पर्वतमाला के जस्ट नीचे सतपुड़ा की पहाड़ी है। सतपुड़ा की पहाड़ी के नीचे जो आपका अजंता की पहाड़ी है, और उसके जस्ट नीचे आपका दक्कन ट्रेप, हम यूं कह सकते हैं कि दो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार आ जाता है। तो वहां पर यानी कि सबसे बड़ी जो शक्ति थी वो सातवाहन थे, और इन सातवाहनों पर भी इस विंध्य शक्ति ने अपना अधिकार जता लेता है, यानी अपना अधिकार कर लेता है, यानी कि सातवाहनों को हराता है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, सबसे पहले विंध्य शक्ति के द्वारा पूरी मालवा है, उस मालवा क्षेत्र पर अपना शक्ति स्थापित करता है। फिर बाद में विंध्य को पार करके, यानी कि विंध्य को पार करके सातवाहनों को प्रदेशों पर भी वह अधिकार कर लेता है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस विंध्य शक्ति है, यह जो विंध्य शक्ति है, ये विष्णु वृद्धि गोत्रीय ब्राह्मण था। देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आया है कि जो विंध्य शक्ति है वैसे ये ब्राह्मण था, यानी कि कौन से ब्राह्मण, विष्णु वृद्धि गोत्रीय ब्राह्मण था, ठीक है, विंध्य शक्ति। और इसके बारे में अगर देखें तो वाकाटकों ने ब्राह्मणों को अत्यधिक भूमि अनुदान की। मैंने कहा कि जो वाकाटक जो वंश के जो शासक थे, उन्होंने जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों को जो सबसे ज्यादा भूमि अनुदान की। इसके इसके अलावा हम जो सर्वप्रथम जो भूमि अनुदान करने का सबसे पहला जो उदाहरण आपको अगर मिलता है, तो दोस्तों सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि अनुदान करने का श्रेय जाता है सातवाहन वंश के शासकों को, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैं इस टॉपिक को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा चुका हूँ सातवाहन वंश के बारे में, ठीक है। तो वाकाटकों ने ब्राह्मणों को अत्यधिक भूमि अनुदान दिया, ठीक है। इन अनुदान के प्रमाण उनके द्वारा जारी किए गए अनेक ताम्र पत्रों में मिलता है, यानी कि जो वाकाटकों ने जो भूमि अनुदान की ब्राह्मणों को, इसकी हमें जानकारी मिलती है दोस्तों, उनके द्वारा जारी किए गए जो ताम्र पत्र, यानी कि तांबे के जो पत्र होते हैं, उनमें उनके द्वारा लिखा गया है कि वाकाटक वंश के शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान की है, ठीक है। साथ ही दोस्तों देखें तो वे ब्राह्मण धर्म के महान पक्षधर थे, यानी कि ये जो वाकाटक वंश के जो शासक थे, ये ब्राह्मण जो धर्म था उसके महान पक्षधर थे, और उन्होंने अनेक वैदिक यज्ञ भी उन्होंने उनके द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये बात हम बात कर रहे हैं वाकाटक वंश के शासकों के बारे में, तो आपको याद होगा, ठीक है। और इन्होंने भूमि अनुदान दिया ब्राह्मणों को। साथ ही जो ताम्र पत्रों से इनके भूमि अनुदान करने की जानकारी मिलती है, और ये ब्राह्मण धर्म के महान पक्षधर थे, और उन्होंने अनेक वैदिक यज्ञ भी उनके द्वारा किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। हम आगे बात करेंगे 4 अश्वमेध यज्ञ और एक जो राजस्वीय यज्ञ है, वो हम आगे बात करें कौन करता है उसकी हम बात करते हैं, देखिएगा। सांस्कृतिक दृष्टि से उन्होंने वैदिक धर्म को दक्षिण भारत की ओर बढ़ाने का श्रेय जाता है, यानी कि जो वाकाटक वंश के जो शासक हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से उन्होंने वैदिक धर्म को दक्षिण भारत की ओर बढ़ाने का श्रेय जाता है। अतः उनकी तुलना इंद्र और विष्णु से की जाती है, यानी कि जो वाकाटक वंश के शासक हैं, हम यूं कह सकते हैं जो विंध्य शक्ति है उनके उनको इसकी तुलना है इंद्र और विष्णु से की जाती है, क्योंकि उसने अपनी संस्कृति का जो विस्तार है और वैदिक धर्म
का विस्तार है वो दक्षिण भारत तक बढ़ाने का उनको श्रेय जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने बात कर ली दोस्तों, जो विंध्य शक्ति उसकी हमने चर्चा कर ली है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं अगली जो शासक है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले थोड़ा बहुत हम और भी ले लेते हैं, जो वाकाटक वंश की जो शासक उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा कौन कौन इसके शासक होते हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा सबसे पहले जो शासक है विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति के बाद में उसका उत्तराधिकारी होता है प्रवरसेन। प्रवरसेन के बाद में उसका उत्तराधिकारी होता है रुद्रसेन। रुद्रसेन के बाद उसका उत्तराधिकारी होता है पृथ्वीसेन। और फिर बाद दोस्तों इसका पृथ्वीसेन का उत्तराधिकारी होता है रुद्रसेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय। साथ ही हम बात करेंगे नरेंद्र सेन, और लास्ट में आता है पृथ्वीसेन। दोस्तों इन सभी जो शासक हैं, इन सभी जो वाकाटक के शासक हैं उन सभी को हम देखेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा। पहला शासक विंध्य शक्ति के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर हम बात करेंगे प्रवरसेन के बारे में, रुद्रसेन के बारे में, और पृथ्वीसेन के बारे में। ये सभी फर्स्ट हैं। अब सेकंड की अगर चर्चा करें दोस्तों, रुद्रसेन सेकंड, प्रवरसेन सेकंड, और नरेंद्र सेन और पृथ्वीसेन सेकंड, उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिएगा हम बात करते हैं, सबसे पहले हम विंध्य शक्ति की हमने बात कर ली है। अब हम प्रवरसेन प्रथम की चर्चा अगर करें तो दोस्तों देखिएगा, देखिए तो दोस्तों सबसे पहले इसका टाइम पीरियड देखें तो 275 से लेकर ये दोस्तों 335 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इसकी अगर हम चर्चा करें दोस्तों, देखिएगा जो प्रवरसेन प्रथम है ने वाकाटकों की शक्ति का सर्वाधिक विस्तार किया दोस्तों। तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रवरसेन फर्स्ट है बहुत ही पावरफुल और बहुत ही एक कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ शासक था, और इस प्रवरसेन ने ही वाकाटकों की शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ाया और अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया दोस्तों। देखिएगा इसने साम्राज्य का विस्तार दोस्तों उत्तर से दक्षिण और दक्षिण यानी कि पूर्व से पश्चिम तक उसने शासन किया। ठीक है, देखिएगा इसकी बात अगर करें, यानी कि इसने चारों दिशाओं में, देखिएगा दोस्तों, यानी कि उत्तर में, पश्चिम में, दक्षिण में और पूर्व में, इन चारों दिशाओं में 4 अश्वमेध यज्ञ करवाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक रहा है। देखिएगा इस वंश का सबसे पावरफुल शासक था प्रवरसेन। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसने चारों दिशाओं में अश्वमेध यज्ञ करवाया है। और अश्वमेध यज्ञ करवाने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? जो बहुत ही पावरफुल हो, क्योंकि आपको पता है अश्वमेध यज्ञ होता क्या है कि अपने जो अश्वमेध यज्ञ करने के बाद एक निर्बाध घोड़ा छोड़ा जाता है, और जिन जिन क्षेत्रों पर जो घोड़ा वहां पर पहुंचा वहां पर उस अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा का अधिकार हो, और जिस व्यक्ति के द्वारा इसको पकड़ लिया जाता है दोस्तों, तो इसका इसको मानो ये है उसके साथ युद्ध होगा। तो कहने का मतलब हो गया कि प्रवरसेन इतना इतना पावरफुल था जिसने चारों दिशाओं पर अश्वमेध यज्ञ करवाया। और दोस्तों एक साथ ही एक वाजपेयी यज्ञ भी करवाता है। तो देखिएगा एक वाजपेयी यज्ञ और 4 अश्वमेध यज्ञ। अब देखिएगा इस प्रवरसेन की क्या क्या उपाधियां है। देखिए दोस्तों, इसने महाराज की उपाधि धारण की और सम्राट की उपाधि धारण की। तो 2 उपाधि उसके द्वारा धारण की जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली है। तो हमने सबसे पहले हमने बात की विंध्य शक्ति के बारे में, हम बात कर रहे हैं प्रवरसेन फर्स्ट के बारे में। और प्रवरसेन फर्स्ट है जो वाकाटक शक्ति का सबसे पावरफुल शासक था, और उसने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया, और उसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। ठीक है, और एक वाजपेयी, और साथ ही वह महाराजा या सॉरी महाराज और सम्राट की उपाधि भी वो धारण करता है। देखिए दोस्तों अब प्रवरसेन की कुछ विशेषताएं अगर देखें तो देखिएगा दोस्तों, ये जो इस इसने यानी इससे क्या होता है कि प्रवरसेन फर्स्ट की शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ गई। यानी कि जब 4 अश्वमेध यज्ञ और एक वाजपेयी और महाराज और सम्राट की उपाधि धारण करने से प्रवरसेन की जो शक्ति है और उसकी प्रतिष्ठा है चारों तरफ इसकी बढ़ गई है। ठीक है, और वाकाटों का विस्तार मध्य भारत में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। देखिएगा यानी कि वाकाटकों का जो विस्तार था इस वंश का, यानी कि प्रवरसेन के समय, यानी कि मध्य भारत में, यानी कि जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड आपको पता है यूपी के आसपास पड़ता है, यानी कि बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के अंदर जो हैदराबाद है यानी कि आंध्र प्रदेश तक इसका साम्राज्य का विस्तार होता है, और यहाँ तक वह अपने साम्राज्य का विस्तार कर देता है दोस्तों। और प्रवरसेन प्रथम ने शकों के अनेक क्षेत्रों पर भी अधिकार किया, यानी कि जो शक थे, ठीक है, बहुत ही बर्बर जाति थी, ये इन शकों को भी ये क्या कर देता है दोस्तों, ये हरा देता है। तो इसके बारे में इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है और इसके बारे में बहुत ही डिटेल से मैंने पढ़ा दिया है दोस्तों। एक बार फिर से आप देख लीजिएगा दोस्तों। देखिएगा जो प्रवरसेन जो फर्स्ट है ये वाकाटक वंश की शक्ति का सबसे शक्तिशाली शासक होता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। देखिए दोस्तों उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व, पूरे पश्चिम या दक्षिण और उत्तर, यानी कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाता है, एक वाजपेयी
प्रिय करवाता है और महाराज और सम्राट की उपाधि धारण करता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि प्रवरसेन की जो शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ती है। इसके साथ ही मध्य भारत के अंदर इसका जो साम्राज्य का विस्तार है बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण हैदराबाद तक होता है दोस्तों। ठीक है, और साथ ही यह एक ऐसा शासक जिसने शकों को भी पराजित किया और उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमने प्रवरसेन फर्स्ट की बात हमने कर ली। अब हम दोस्तों बात करें रुद्रसेन फर्स्ट यानी कि रुद्रसेन की बात अगर करें दोस्तों, तो इसका जो टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड 335 से लेकर 360 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। इसकी अगर हम बात करें तो देखिएगा रुद्रसेन फर्स्ट है, ये महाभैरव यानी कि शैव धर्म का उपासक था। ठीक है, रुद्रसेन फर्स्ट। ठीक है, और इसने गुप्तों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। देखिए दोस्तों, जो रुद्रसेन फर्स्ट है, ये जो गुप्तों से क्या है मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करते, जैसे आपको पता है ये किसके समकालीन था, समुद्रगुप्त के समकालीन था, यानी कि समुद्रगुप्त ने इसके राज्य को छोड़ दिया था। दोस्तों देखिएगा, आपको पता है कि जो समुद्रगुप्त है ये दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त करता है और विदेश जो युद्ध नीति भी अपनाता, प्रसभोध धरने की नीति अपनाता है। ठीक है, तो ये जो नीति है, तो इस कारण क्या होता है कि दोस्तों ये समुद्रगुप्त ने इनके राज्य को छोड़ दिया रुद्रसेन फर्स्ट के। देखिए दोस्तों, बहुत ही मित्रता हो जाती है और आपको पता है दोस्तों, जो घनिष्ठ मित्रता होती है, तो आगे जाकर क्या होता है कि दोस्तों घनिष्ठ मित्रता है वो रिश्तेदारी में बदल जाती है। ठीक है, तो वो आगे बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आगे जाके जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, उसकी जो पुत्री है यानी कि जो प्रभावती गुप्ता है, इस प्रभावती गुप्ता का विवाह रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया जाता है। तो ये मित्रता रिश्तेदारी में बदल जाती है, वो आगे हम बात करेंगे। ठीक है, देखिएगा तो आगे बात अगर करें तो समुद्रगुप्त की एक प्रयाग प्रशस्ति है दोस्तों। आपको पता है प्रयाग प्रशस्ति हैरिसेन के द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिण के जिन राज्यों का उल्लेख हुआ है, उस सूची में वाकाटकों का नाम नहीं है। यानी कि प्रयाग प्रशस्ति के अंदर जो हरिसेन है, उसने वाकाटकों वंश के बारे में कोई सूची जारी नहीं करता, कोई बातें नहीं लिखता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पृथ्वीसेन फर्स्ट की बात अगर चर्चा करें दोस्तों, इस पृथ्वी सेन फर्स्ट जिसका टाइम पीरियड था 360 ईस्वी से लेकर 385 तक, ये साम्राज्य संभालता है यानी शासन करता है। इसके बारे में अगर देखें दोस्तों, ये जो पृथ्वी सेन फर्स्ट है, इसकी हम चर्चा करें, देखिएगा इस काल यानी कि जो पृथ्वी सेन का काल था ना, वो शांति और समृद्धि का काल था। यानी कि एक ऐसा शासक था, वो बिल्कुल शांति प्रिय और समृद्धि को समृद्धि को प्रगति को बढ़ाना चाहता था। यानी कि कभी युद्ध नहीं करता था, यानी कि युद्ध इसका स्वभाव नहीं था युद्ध करना। ठीक है, कहने का मतलब शांति और समृद्धि का काल था इसके, यानी कि पृथ्वी सेन के फर्स्ट के समय में। और वाकाटक लेखों में इसका आचरण युधिष्ठिर के समान माना जाता है। यानी कि जो युधिष्ठिर है, उसके समान इसका आचरण माना जाता है। देखिएगा, जो पृथ्वीसेन फर्स्ट है, ये इसका जो पुत्र था रुद्रसेन सेकंड। अब आपको मैं बताया था कि जब समुद्रगुप्त यानी कि जो रुद्रसेन फर्स्ट है, उसने समुद्रगुप्त या हम गुप्तों के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाता है और फिर इनके बीच मध्य बहुत ही घनिष्ठ दोस्ती हो जाती, मित्रता हो जाती है। बाद में जाकर इनकी मित्रता रिश्तेदारी में बदल जाती है। अभी देखिएगा यहाँ से अब इनकी जो दोस्ती है वो रिश्तेदारी में बदलने वाली है। ठीक है, देखिए पृथ्वीसेन फर्स्ट का पुत्र देखिए रुद्रसेन सेकंड, और रुद्रसेन का जो विवाह है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की जो पुत्री है दोस्तों, प्रभावती गुप्ता यानी प्रभावती गुप्त के साथ इसका विवाह हो जाता है। तो दोस्तों हम बात करेंगे किसका, हम बात करें रुद्रसेन सेकंड की, हम चर्चा करते हैं। देखिएगा देखिएगा अब हम बात करते हैं रुद्रसेन सेकंड। दोस्तों इसका जो टाइम पीरियड था 385 से लेकर 390 तक ये शासन करता है, बहुत ही लंबा समय रहा है। देखिएगा, देखिए रुद्रसेन सेकंड की जो पत्नी है प्रभावती गुप्ता है, आपको पता है जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री है, और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का ये दामाद होता है। कौन? रुद्रसेन सेकंड। ठीक है, ये दो बातें मैंने आपको बता दी। इसके बाद में आगे देखें, रुद्रसेन द्वितीय ने अपनी पत्नी के प्रभाव में आकर, यानी कि किसके प्रभाव में आकर, अपनी पत्नी प्रभावती गुप्ता के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को त्याग देता है और वैष्णव धर्म को अपना लेता है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि पहले ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में जैसे इसका विवाह प्रभावती गुप्ता के साथ होता है, तो इसके प्रभाव में आकर उसने बौद्ध धर्म को त्याग देता है और वैष्णव धर्म को अपना लेता है दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, देखिएगा होता क्या है अब, दुर्भाग्यवश होता क्या है, क्या होता है दोस्तों, यानी कि शासक बनने के कुछ समय बाद किसका, रुद्रसेन सेकंड, और रुद्रसेन
सेकंड की हम बात कर रहे हैं, तो दुर्भाग्यवश शासन बनने के कुछ समय बाद रुद्रसेन की क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है, यानी कि कारण इसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। अब आपको पता है अगर रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है तो अब इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, यानी कि इसके जो पुत्र थे, क्योंकि ये पुत्र नाबालिग थे। अब नाबालिग होने के कारण होता क्या है, प्रभावती गुप्ता उनकी संरक्षिका बनती है और वह शासन को संभालती है। जैसे हम बात करें सबसे पहले, यानी कि प्रभावती गुप्ता का एक जो पुत्र था दिवाकर सेन, ये नाबालिग था। यानी कि नाबालिग होने के कारण दोस्तों क्या होता है कि ये जो प्रभावती गुप्ता है, ये इसकी संरक्षिका बन जाती है और इस किसकी, इस दिवाकर सेन की, और 13 वर्षों तक ये इस राज्य को संभालती है। लेकिन होता क्या है, 403 ईस्वी के अंदर होता क्या है, दिवाकर सेन की भी मृत्यु हो जाती है। फिर इसका जो द्वितीय पुत्र था दामोदर सेन, इस दामोदर सेन की संरक्षिका बनकर शासन को संभालती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमने बात कर ली है जो प्रभावती गुप्ता यानी रुद्रसेन द्वितीय के बारे में। देखिए दोस्तों, फिर द्वितीय पुत्र होता है यानी कि दामोदर सेन है, इस दामोदर सेन की संरक्षिका बनती है। और ये दामोदर सेन किस नाम से करता है, शासन करता है, प्रवर सेन के नाम, प्रवर सेन द्वितीय के नाम से ये शासन करता है। तो ठीक है दोस्तों, तो दिवाकर सेन की मृत्यु होने के बाद में दामोदर सेन शासक बनता है और उसकी संरक्षिका उसकी जो उसकी माता है यानी कि प्रभावती गुप्ता। ठीक है, और दिवाकर सेन प्रवर सेन के प्रवर सेन द्वितीय के नाम से ये क्या करता है, शासन संभालता है। यानी इसका प्रवर दामोदर सेन का वास्तविक या मूल नाम प्रवर सेन सेकंड था। ठीक है, तो देखिए प्रवर सेन सेकंड यानी कि 410 से लेकर 440 ईस्वी तक ये शासन करता है। इसकी अगर हम बात करें दोस्तों, देखिएगा देखिएगा जो प्रवर सेन द्वितीय का मूल नाम मैंने अभी बताया आपको दामोदर सेन था। ठीक है, यह एक अंतिम शक्तिशाली शासक था, यानी कि इसके बाद में जितने भी जो शासक है इतने पावरफुल नहीं हुए, यानी कि प्रवर सेन द्वितीय ही सबसे शक्तिशाली शासक रहा है। ठीक है, अंतिम समय में वह एक कुशल प्रशासक भी था दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसकी जो अभिरुचि है युद्ध में अधिक शांति के कार्यों, यानी कि देखिए अभिरुचि युद्ध से अधिक, यानी कि युद्ध में इतनी अभिरुचि इसकी नहीं थी जितने शांति के कार्यों, विशेषज्ञ साहित्य और कला के क्षेत्र में वो विकास चाहता था। इसलिए कहा जाता है इसने एक काव्य की रचना की, सेतु बंध। देखिएगा प्रवर सेन द्वितीय ने एक काव्य की रचना की, सेतु बंध की। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। उसने अपने साम्राज्य की नई राजधानी, देखिएगा इस प्रवर सेन ने अपने साम्राज्य की जो राजधानी है परवरपुर, देखिएगा अपने नाम पर ही परवरपुर इसकी राजधानी थी, क्योंकि परवरपुर से पहले ही इस जो वाकाटक वंश की जो राजधानी थी वो नंदिन नंदी वर्धन था। कहाँ, नंदी वर्धन था। ओके, अपने पुत्र नरेंद्र सेन का विवाह है। देखिएगा ये जो प्रवर सेन है, अपने इसका जो एक पुत्र था नरेंद्र सेन, इस नरेंद्र सेन का विवाह कुलतन राजकुमारी अजीत भट्टारिका से वह विवाह कर देता है। ठीक है, तो अपने पुत्र है नरेंद्र सेन का विवाह किसके साथ करता है, यानी कि अजीत भट्टारिका जो कुंतल राजकुमारी थी। ठीक है, देखिए कालिदास ने कुछ समय तक प्रवर सेन द्वितीय की राज्यसभा में निवास किया, यानी कि कहने का मतलब है कि कालिदास है ना, आपको पता कालिदास गुप्त शासक यानी कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों के अंदर आता था, तो इसी समय यानी कि ये इसके समकालीन भी था, प्रवर सेन द्वितीय की समकालीन था। इसकी राज्यसभा में कुछ समय के लिए उन्होंने समय बिताया था। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमने बात कर ली है किसके बारे में, प्रवर सेन के बारे में। अब हम आगे आगे बात करते हैं। देखिएगा नरेंद्र सेन की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा नरेंद्र सेन है, इसका जो टाइम पीरियड था 440 से लेकर 460 बीसी के मध्य ये शासन करता है। प्रवर सेन द्वितीय के पश्चात वाकाटकों की शक्ति का पतन हो जाता है, यानी कि प्रवर सेन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात होता क्या है दोस्तों, यानी कि वाकाटकों का क्या हो जाता है, पतन प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। और नरेंद्र सेन के समय जो नल राजा, देखिएगा नरेंद्र जो सेन था, जो नल राजा था, नल राजा का नाम था भवदत्त वर्मन। इस नरेंद्र सेन के समय नल राजा भवदत्त वर्मन ने वाकाटकों पर आक्रमण कर देता है। और इस युद्ध में दोस्तों होता क्या है, जो प्रारंभिक जो चरण था युद्ध का, इस प्रारंभिक चरण में नरेंद्र सेन हार जाता है, लेकिन जो अंतिम समय था अंत में इस नरेंद्र सेन की जीत होती है, किसके साथ, नल राजा भवदत्त वर्मन के साथ होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों होता क्या है, पृथ्वी सेन सेकंड की हम चर्चा करें, तो पृथ्वी सेन सेकंड है उसकी चर्चा अगर करें, तो दोस्तों इसका जो टाइम पीरियड था, इसका टाइम पीरियड था 460 बीसी से इस ईस्वी से लेकर एडी से लेकर 480 एडी के मध्य इसका टाइम पीरियड था। और इसके समय में दोस्तों क्या होता है, इसके समय में संघर्ष होता है, यानी कि नलों और त्रिकुटकों
के संघर्ष होते हैं, यानी कि क्योंकि आपको पता है ये इतना शक्तिशाली शासक नहीं था, इसलिए नलों ने और त्रिकुटकों ने संघर्ष कर दिया। ठीक है, देखिएगा एक अभिलेख है बालाघाट का अभिलेख। इस बालाघाट के अभिलेख में पृथ्वीसेन द्वितीय को परम भागवत की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो परम भागवत की उपाधि किसके द्वारा ली, किसको दी जाती है? पृथ्वीसेन द्वितीय के द्वारा। और इसकी जानकारी किससे मिलती है? वाकाटक बालाघाट अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली कि वाकाटक वंश के जो प्रमुख शासक उनकी बात करें। देखिएगा वाकाटक जो वंश का योगदान हमारे जो इतिहास की अगर बात करें तो इनका योगदान क्या रहा है? देखिए इनका योगदान दोस्तों क्या रहा है? यानी कि राजा सर्वसेन ने हर विजय नामक एक प्राकृत काव्य की रचना की, पहली योगदान। दूसरा योगदान दोस्तों यह है संस्कृत की विदर्भ शैली का भी पूर्ण विकास हुआ और ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। ठीक है, और अजंता में 16-17 जो गुफा है कि विहार और 19 गुफा को चैत्य का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया था दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज अपना टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, इस टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी यहाँ से मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो दोस्तों हम कल एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो फिर हम मेरे को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।